बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप की हमने डेफिनेशन, एग्जांपल और कुछ थ्योरम देखे थे। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट सब ग्रुप, कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्जुगेट सब ग्रुप। कॉन्जुगेट सब ग्रुप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे। डेफिनेशन है कि लेट एच और के सब ग्रुप ऑफ जी, कि हमारे पास एच और के कोई सेट हैं जो कि सब ग्रुप हैं जी। देन के इज सेट टू बी, के इज सेट टू बी कॉन्जुगेट एच, कॉन्जुगेट एच, यानी के हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ एच कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, if and only if there exist some g belong to g, some g belong to g such that, फिर k किस तरह का होगा, k इज इक्वल टू होगा स्मॉल जी एच जी इनवर्स, वेयर जी एच जी इनवर्स का सेट हमारे पास इस तरह का होगा कि स्मॉल जी स्मॉल एच जी इनवर्स सच दैट स्मॉल एच बिलोंग टू एच। तो इन दिस केस वी राइट, इसकी जो नोटेशन होती है हम इस तरह से लिखते हैं कि के कॉन्जुगेट फॉर एच, कि के कॉन्जुगेट है एच का, यानी के कॉन्जुगेट एच तब होगा हमारे पास कि अगर कोई जी का एलिमेंट जी में से बिलोंग कर रहा हो, और अगर एच के एच का कॉन्जुगेट है, तो वो जो जी का एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है वो और उसका इन्वर्स दरमियान में एच ये कंडीशन सेटिस्फाई करें और वो इसका सेट हमारे पास इस तरह का हो, तो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। इसके एक एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है कि हम कंसीडर कर लेते हैं एच और के हमारे पास सेट है कोई, कंसीडर एच सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 1b, और के सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 1ab, और ये दोनों जो हैं सब ग्रुप हैं S3 के। S3 के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उसमें उसका सेट है हमारे पास S3 का, तो ये दोनों ही S3 के सब ग्रुप हैं। तो नोट दैट जब आप S3 की बात करते हैं तो S3 के अंदर हमने लेक्चर के अंदर किया था कि उसमें एक नोट था कि देयर इज़, इसमें जो ए स्केयर आता है वो भी जी को बिलोंग करता है, सच दैट अगर मैं ए स्केयर के साथ यानी जी का जो एलिमेंट है वो ए स्केयर ले लूँ, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक है कि जी बिलोंग टू जी, तो जी मैंने क्या ले लिया, अब स्मॉल जी वो ए स्केयर ले लिया है, तो ए स्केयर लेफ्ट साइड पे आएगा और राइट साइड में ए स्केयर का इन्वर्स आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन देखें ना, बाय डेफिनेशन अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास क्या है, जी एच जी इनवर्स, यहाँ पे जी मैंने क्या लिया है, जी ए स्केयर एच ए स्केयर का इनवर्स, और जो कि इजिकल टू होता है ए स्केयर एच। अगर S3 की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो S3 की डेफिनेशन के मुताबिक ए स्केयर इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए के, इजिकल टू। अब एच की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। एच मेरे पास क्या है, एच मेरे पास 1 है और b है। एक दफ़ा एच की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, एक दफ़ा एच की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोमा एक दफ़ा एच की जगह पे b आ जाएगा। एच की जगह पे हमने b ले लिया। अब इस सेट को ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास। तो ये ए स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर से ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब आ गया। इसमें भी हमारे पास ए स्केयर है, ये है बी ए हमारे पास, वहाँ पे जब S3 देखते हैं तो बी ए इज इक्वल टू होता है ए स्केयर बी के, तो बी ए की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ ए स्केयर बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता है कि उस डेफिनेशन में ए क्यूब जो था वो 1 के इक्वल होता था,
S3 अगर सेट की डेफिनेशन देखें तो उसमें ए क्यू 1 होता है, बी ए इज इक्वल टू होता है ए स्केयर बी। हमने एक एग्जाम्पल में किया था जो लेक्चर 5 या 6 में हमने किया था। तो ए क्यूब आ गया, ए क्यूब किसके इक्वल आ गया 1 के, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। और ये ए स्केयर ए 4, तो ए क्यूब यहाँ से 1 के इक्वल होगा तो ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। देखिए बच्चों यहाँ पे आया ए क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास आया है ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 को हमें पता है, हम लिख सकते हैं ए की पावर 4 लिखा जा सकता है ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए क्यूब 1 है तो ए इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास A4 को हम यहाँ पे A यूज़ कर सकते हैं। अब 1 कोमा ए बी किस सेट के इक्वल है के, हमने लिया था जी इनवर्स डेफिनेशन के मुताबिक, और वो इक्वल टू आ गया किसके के। इसका मतलब डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई कर गई है। तो इसको हम फिर इस तरह से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो के है वो इक्वल टू आ गया है ए स्केयर एच और ए स्केयर के इनवर्स के। तो दिस मीन, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज के इज कॉन्जुगेट टू एच। तो यही हमने बताना था कि के कॉन्जुगेट है एच का। तो किसी भी एग्जांपल में हम बता सकते हैं, S3 की एग्जांपल ले सकते हैं, Q वाली एग्जांपल ले सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी 2 सेट ले सकते हैं जो कि किसी सब ग्रुप हो किसी सेट का। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरम ये इम्पोर्टेंट है कि हमने प्रूफ करना है कि जो कॉन्जुगेट हमारे पास रिलेशन होता है क्या वो इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो थ्योरम हमारे पास है कि प्रूफ दैट द रिलेशन। अब हमारे पास जो रिलेशन कॉन्जुगेट है उसका साइन कौन सा है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये साइन होता है, दिस मीन्स कॉन्जुगेट। तो प्रूफ दैट द रिलेशन कॉन्जुगेट इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन है। तो इक्वल्स रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक इक्वलेंस रिलेशन कब होता है हमारे पास, ये हमने प्रूफ करना है। इक्वलेंस रिलेशन तब होता है अगर हमारे पास वो सिमेट्रिक आ जाए, ट्रांजिटिव आ जाए, और हमारे पास थर्ड क्या था रिफ्लेक्सिव आ जाए। अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो कोई भी रिलेशन हमारे पास क्या होता है इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट को चेक करते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है। तो पहले हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं इक्वलेंस रिलेशन की। तो पहला हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था कि हम कोई भी एलिमेंट सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि एज फार एवरी एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, कि हमारे पास तमाम के तमाम जो एच है वो सब ग्रुप है जी का। तो इसके अंदर देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी। इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है जो जी को बिलोंग करता है। तो सच दैट तो एच किस तरह का होगा, ई हमारे पास इस तरह से ई एच ई इनवर्स। तो एच इज इक्वल टू इस तरह से लिखा जा सकता है, और आइडेंटिटी का पता है, आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इनवर्स भी मल्टीप्लाई हो। तो इसका मतलब है दिस मीन एच इज़ कॉन्जुगेट टू एच, क्योंकि ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन के मुताबिक आ गया। तो ये डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्या होता था एच, यहाँ पे के होता था, यहाँ पे एच होता था। तो के रिफ्लेक्सिव हमारे पास के कॉन्जुगेट होता था एच के लिहाज से, अब एच कॉन्जुगेट एच के लिहाज से। तो दिस इम्प्लाइज ये जो रिलेशन है दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमने ये प्रूफ करना था कि ये एच जो है वो कॉन्जुगेट है एच के लिहाज से। दूसरे में हमारे पास है सिमेट्रिक। दूसरा हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे अब 2 लेट करेंगे, जैसे एच लिया था अब एच और के लेंगे। लेट एच और के इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो सच दैट एच इज कॉन्जुगेट के। तो अगर प्रूफ कर दें टू प्रूफ कि के कॉन्जुगेट है एच का, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक होगा। यानी सिमेट्रिक में हमने ये प्रूफ करना है कि एच और के सब ग्रुप है जी का, एच हमारे पास कॉन्जुगेट है के का। अगर हम के प्रूफ कर दें कि कॉन्जुगेट है एच का, तो हमारे पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। तो एज अब हमें पता है कि
एच जो है वो कॉन्जुगेट है के का, तो सो देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग टू जी। और किस तरह का होगा, सच दैट वो इस तरह का होगा कि एच आपके पास इजिकल टू होगा डेफिनेशन के मुताबिक स्मॉल जी कैपिटल एच जी इनवर्स। तो ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की है। तो नाउ अब डेफिनेशन को लेके चलते हैं। नाउ डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एच इज इक्वल टू है जी के जी इनवर्स। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों की अगर जगह चेंज कर दें हमारे पास इसको लिखा जा सकता है कि जी इनवर्स, यानी देखिए ना कि आपके पास जी यहाँ से ख़त्म करना है तो जी इनवर्स यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें तो जी ख़त्म हो जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर जी इज इक्वल टू के। ये किस तरह से आया है, हमने दोनों साइडों पे एक दफ़ा जी इनवर्स लिया जी, जब जी इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे डंटी आ जाएगा, जब जी लेंगे यहाँ पे डंटी आ जाएगा, तो के सिंपल रह जाएगा और यहाँ पे जी इनवर्स। या वैसे आप इक्वेशंस के अंदर इस तरह से कर सकते हैं कि जी है तो यहाँ पे जी इनवर्स इसी साइड पे और जी इनवर्स है तो यहाँ पे जी होगा, इजिकल टू क्या आ गया, के आ गया। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास के जो है वो इक्वल टू आ गया जी इनवर्स एच जी के। और जी को हम लिख सकते हैं बच्चों कि जी हमारे पास है जी इनवर्स का इनवर्स। जी को आप दो दफ़ा इनवर्स, क्योंकि हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि ए इनवर्स का इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक। और जी इनवर्स भी दिस इम्प्लाइज, जो जी इनवर्स है वो भी बिलोंग करता है जी को, अगर जी बिलोंग करता है जी को। तो दिस इम्प्लाइज हमने लिया था एच कॉन्जुगेट के, चला किस में गया, के कॉन्जुगेट एच में। तो सो कॉन्जुगेट रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये कॉन्जुगेट जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम 3 लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 लेते थे, ट्रांजिटिव में हम 3 की बात कर रहे होते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब हम ले लेते हैं H1 H2 H3, 3 लेने हैं क्योंकि, तो सेम नाम के साथ हम H1 H2 H3 जो कि सब ग्रुप है G का। तो सच दैट हमें ये पता है कि H1 कॉन्जुगेट है H2 का, H2 कॉन्जुगेट है H3 का। तो देन हमने प्रूफ क्या करना है कि H1 कॉन्जुगेट H3, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दोनों के मुताबिक देन देयर एग्जिस्ट G इज इक्वल टू G इज इक्वल टू प्राइम, और जो कि बिलोंग करता है G को। तो सच दैट S डॉट डी का मतलब है कि सच दैट, तो फिर हमारा H1 किस तरह का होगा, H1 इस तरह का होगा कि H1 इज इक्वल टू होगा G H2 G इनवर्स, और इसी तरह से हमारा H2 जो होगा वो इज इक्वल टू होगा G प्राइम H3 G प्राइम G इनवर्स। हमने H1 को H2 के साथ जी लिया है, जबकि H2 को H3 के साथ जी प्राइम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस लेने हैं ना, एक ये केस हमने डिस्कस करना है कि ये केस करना है। तो एक को मैंने जी का नाम दे दिया, एक को मैंने जी प्राइम का नाम दे दिया। तो नाउ हमें ये पता है कि नाउ H1 हमारा जो इक्वल टू है H2 जी इनवर्स के। तो यहाँ पे हमारे पास H2 की वैल्यू पड़ी हुई है, ये तो ये H2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें। तो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू होगा जी, H2 की वैल्यू मेरे पास है जी प्राइम H3 जी प्राइम का इनवर्स इंटू जी इनवर्स। तो ये वाली वैल्यू H2 की मैंने उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी या इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। तो अब इनको इकट्ठा लिखें तो जी प्राइम के साथ आ जाएगा H3, और जी प्राइम के इनवर्स के साथ आ जाएगा। हमारे पास ये मैंने इकट्ठा करके लिखा है, तो जी प्राइम के साथ आ गया, और ये हमारे पास जी प्राइम का इनवर्स और जी इनवर्स। तो ये हमारे पास जी और जी प्राइम का इनवर्स इकट्ठा करके आ गया। तो अगर ये डेफिनेशन देखें तो हमारे पास था H1 H2 में, चला किस में गया, H3 में। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम कह दें कि जी प्राइम बिलोंग करते हैं जी को, तो दिस इम्प्लाइज H1 किसको रिलेट कर गया, कंजुगेट किसका हो गया, H3 का। और यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज जो हमारा जी और जी प्राइम दोनों ही जी को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें बिलोंग कर गया, तो दिस इम्प्लाइज कॉन्जुगेट रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो हैंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस दिस रिलेशन
इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूफ कर दिया कि हमारे पास क्या है, इक्वलेंस रिलेशन है। इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप प्रेजेंटेशन विद जनरेटर एंड रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन विद जनरेटर्स एंड रिलेशंस। यानी हमारा ग्रुप जो जनरेटर और रिलेशन के साथ किस तरह का होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम जनरेटर और रिलेशन को लेट कर लेते हैं कि लेट कि इफ़ एक्स डिनोट द सेट ऑफ जनरेटर, एक्स डिनोट द set of generator and R denote the set of relation। कि हमारे पास x जो है वो जनरेटर को शो कर रहा है और जो R है वो रिलेशंस के लिए यूज़ हुआ है। फॉर अ ग्रुप G, कोई भी ग्रुप G के अंदर, किसी भी ग्रुप G के अंदर जो आपका x है वो डिनोट कर रहा है जनरेटर्स को और जो R है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रिलेशन को। तो वी यूजली राइट तो फिर इसको कैसे लिखेंगे कि G इज इक्वल टू होगा, ये इसका साइन है, सबसे पहले आपके पास आएंगे जनरेटर डबल डॉट फिर रिलेशन। तो x आपका जनरेटर था और R आपका रिलेशन था। फर्दर अगर इसको देखें कि फर्दर हमारे पास x और R किस तरह के होंगे, फॉर एग्जांपल x के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं A1 A2 अप टू सोन AN और R के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं R1 R2 अप टू सोन RM। तो देन वी आल्सो राइट, तो फिर बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू A1 A2 AN डबल डॉट R1 R2 RM। तो दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन ग्रुप ऑफ जनरेटर एंड रिलेशन। तो ये हमारे पास जनरेटर एंड रिलेशन कहलाता है जो कि हमारा साइक्लिक ग्रुप के अंदर यूज़ होगा, क्योंकि इस नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइक्लिक ग्रुप है। इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास किस तरह से होंगी। नंबर 1 एग्जांपल हमारे पास, अगर हम C4 सेट की बात करें, जो हमारे पास C4 है, C4 हमारे पास क्या होता है ये पता भी होना चाहिए, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जो कि लास्ट हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो वी कैन राइट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि C4 आयोटा जो है आयोटा 4 का और आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 का, यानी जो आयोटा जनरेटर है वो रिलेशन है 1 का और 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा 4 के। यानी बेसिकली आयोटा जो है वो जनरेटर है और रिलेशन बनाता है आयोटा 4 के साथ, और आयोटा 4 इस ग्रुप के लिहाज से हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस तरह ही K4 की अगर बात करें, फॉर K4, तो K4 में हमारे पास एलिमेंट होते हैं 1 A B। तो वी कैन राइट, तो बच्चों इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि K4 में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। K4 में हमारे पास AB अगर हमारे पास जनरेटर हो तो उसके अंदर हमारे पास आपने देखा होगा कि A स्केयर होता है इज इक्वल टू AB के स्केयर के इक्वल होता है और वो इक्वल टू होता है 1 के। यानी 1 वाली यहाँ पे हमने लिखनी है, जैसे आयोटा 4 के लिए हमने 1 लिखा था, इसी तरह से हमने यहाँ पे A स्केयर और AB होल स्केयर के लिए 1 लिखा है। इसी तरह अगर S3 की बात करें, अब हम S3 की बात करते हैं। फॉर S3 थर्ड एग्जांपल है इसकी एग्जांपल इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं सारी एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। फॉर S3 में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 1 A स्केयर B AB A स्केयर B। तो वी कैन राइट
तो इसमें हमारे पास जो S3 है वो किस तरह से लिखा जाएगा, S3 हमारे पास लिखा जाएगा अगर 1a हमारे पास और b, इसमें बल्कि हम a और b को ले लेते हैं, इसमें हमारे पास हम सिंपल ए बी को जनरेटर लेते हैं, तो हमारे पास सच दैट हमने देखा था कि ए क्यूब इजिकल टू होता है बी स्केयर और इस केस में, और ए बी होल स्केयर की इक्वल टू होता है और ये 1 के। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिलेशन होगा। इस तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं फॉर Q8। तो Q8 में हमारे पास एलिमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, +-1 +-i +-j +-k। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट Q8 को रिलेशन में हम फिर इस तरह से लिखेंगे कि Q8 i j k के लिहाज से हमारे पास जो इसका रिलेशन बनेगा वो इस तरह से होगा कि आई स्केयर इजिकल टू होगा जे स्केयर के, इजिकल टू होगा के स्केयर के, और इजिकल टू होगा -1 के। और इसी तरह से आपके पास आई जे इजिकल टू होगा के, जे के इजिकल टू होगा आई के, और के आई इजिकल टू होगा जे के। इसी तरह फर्दर इसमें और भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि आई जे इजिकल टू होगा के जे इसमें होगा -i के, और जे आई के इजिकल टू होगा -j के। तो इसमें ये केसेस बनते थे, हमने देखा था Q8 की एग्जांपल हमने लेक्चर के अंदर भी की थी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये मुश्किल है, तो इसको आसान वे में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि Q8 i और j के साथ आप सिंपल इसमें i4 और j4 को इजिकल टू 1 लिख लें, और साथ में लिखना चाहें तो फर्दर आप लिख सकते हैं ki k क्यूब। इसी तरह ही अगर आपने i के साथ लिखा है तो आप j के साथ भी इसको ले सकते हैं, यानी RQ8 को सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप i j की बजाय i k लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा j4, तो यहाँ पे आ जाएगा k4 इजिकल टू 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k की जगह j आ जाएगा और i की जगह k और k j क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हमने ली थी S3 की, Q8 की, C4 की और K4 की हमारे पास रिलेशन एंड जनरेटर्स के अंदर। तो ये हमारे पास रिलेशन बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये वैसे भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास जनरेटर हो तो इसका रिलेशन हमारे पास इस तरह से होते हैं, ये हमारे पास जनरेटर हो तो इसका रिलेशन हमारे पास इस तरह है। तो ज़बानी रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप? तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसको देखते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स हमारे पास होते हैं कि ग्रुप जी, a group G is said to be cyclic, if it can be generated by a सिंगल एलिमेंट, जो कि जनरेट होते हैं सिंगल एलिमेंट से, और इफ़ से G is generated by A, if से G is generated by A, कि G जनरेट करता है A को, तो then A is called generator of G, A is called generator of G, and we write G is equal to this, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं G is equal to A, या इसको लिखा जाता है G is equal to this। तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर हमने सबसे पहले जनरेटर की बात की है कि जनरेटर क्या कहलाते हैं हमारे पास, यानी जनरेट कैसे होते हैं एलिमेंट। अगर कोई भी G हमारे पास ग्रुप हो और वो साइक्लिक हो, यानी ये G के लिए कंडीशन है कि वो साइक्लिक होगा, तो उसके अंदर जनरेटेड होगा एक सिंगल एलिमेंट, और वो सिंगल एलिमेंट अगर A है तो हम फिर कह सकते हैं कि A इज़ कॉल्ड जनरेटर ऑफ G, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी।
मोस्टली हम जी को इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जनरेटर के अंदर आपने पीछे भी प्रीवियस भी डेफिनेशन हमने देखी थी, जनरेटर और रिलेशन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, तो ये वाला साइन यूज़ होगा साइक्लिक ग्रुप के अंदर। इसके अंदर कुछ रिमार्क्स हैं कि हमारे जो ग्रुप है अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरह के बिहेवियर के साथ होंगे। तो नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप के रिमार्क्स हैं हमारे पास। रिमार्क्स, द वर्ड जनरेटेड बाय मीन, यानी इसका मतलब क्या है, द वर्ड जनरेटेड बाय मीन्स, जिसके मतलब है वो आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कि इफ़ जी इज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज साइक्लिक, जी इज़ मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन इज साइक्लिक एंड जी इज इक्वल टू ए, तो देन एवरी other element of G is some power of A, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज कि फॉर एवरी G बिलोंग टू G, तो देयर एग्जिस्ट some integer m such that, तो फिर हम लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू a पावर m। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अगर g अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक है तो हर एलिमेंट जो g का है वो पावर ऑफ a में लिखा जा सकता है, यानी g इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a की पावर m, और m को हमने यहाँ पे पावर से डिनोट किया है, यानी m हमारे पास यहाँ पे इंटीजर होगा और a यहाँ पे हम उस एलिमेंट को ले रहे हैं, तो वो जो पावर है वो m हमने ले ली है, कोई भी इंटीजर होगा। अंडर एडिशन के अंदर हमारे पास किस तरह से होगा, अंडर एडिशन के अंदर हम देख लेते हैं कि इफ़ g जनरेटेड से क्या मुराद है कि अगर इफ़ g अंडर एडिशन हमारे पास साइक्लिक हो, अंडर एडिशन साइक्लिक एंड g इज इक्वल टू दिस, then every other element of G is some integral multiple of A। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ए से क्या मुराद है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसका मतलब है कि दैट इज़ कि फॉर एवरी G बिलोंग टू G, तो देयर एग्जिस्ट some integer m such that, इसमें फिर क्या होगा, g इज इक्वल टू होगा एम ए। जैसे अंडर मल्टीप्लिकेशन में g इज इक्वल टू क्या था, m की पावर a, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ इंटेग्रल से क्या मुराद है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो जो पावर है यहाँ पे पावर बेसिकली इंटेग्रल की फॉर्म में, इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में लिखी जाएगी, और g इज इक्वल टू लिखा जाएगा एम ए। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, तो उसमें मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर g मेरे पास है सिर्फ +-1, तो याद रखना ये इजिकल टू होगा -1 साइक्लिक के, इसी तरह यानी -1 से जनरेट होगा। इसी तरह ये आपके पास C4 है +-1 +-i, तो वो जनरेट होगा i के साथ, आप चेक कर लें, i के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करें। इसी तरह आप z इज इक्वल टू इंटीजर आपका वो 1 से जनरेट होता है, तो ये साइक्लिक के अंदर हमारे पास +-1 है -1 से जनरेट होता है, जबकि जो इंटीजर होते हैं वो 1 से जनरेट होते हैं, जबकि C4 जो आपका है वो i जो आपके पास है यानी i आयोटा से जनरेट होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली साइक्लिक ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके थ्योरम और क्वेश्चन किस तरह से होंगे। अल्लाह हाफिज़।